नमस्कार साथियों, एक माहौल बनाया जा रहा है देश में जो हम बार बार सुनते हैं कि एक जहर घोला जा रहा है या नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है। कोई पहली बार नहीं हो रहा, ये होता आया है, लेकिन यह पहली बार हो रहा है कि एक सरकार खुद नफरत फैलाने में अपनी भागीदारी, बड़ी सक्रिय भागीदारी निभा रही है। यह इस देश के लिए ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बहुत बड़ा खतरा साबित हो रहा है। एक पिक्चर आई है कश्मीर फाइल्स के नाम से, मैंने नहीं देखी, लेकिन जो राजनीतिक विमर्श उस पिक्चर के आसपास जो पैदा किया जा रहा है, उस विमर्श को देखकर मुझे लगा कि आज हमें एक संवाद करना चाहिए आपस में। जो कश्मीर में हुआ या जो हो रहा है और होता आया है, उसका भी एक इतिहास है। उसमें कुछ माइलस्टोन्स हैं, कुछ महत्वपूर्ण तारीखें हैं, कुछ ऐसे हादसे हैं जिसकी वजह से कश्मीर एक बहुत दर्दनाक दौर से गुजरा। कश्मीरी पंडितों के साथ जो वहां हुआ उसको नकारा नहीं जा सकता। तो कोई भी राजनीतिक विमर्श, इंग्लिश में जिसको कहते हैं कि डिनायल, उस पर तो नहीं स्थापित किया जा सकता, लेकिन फिर उस त्रासदी को आप कश्मीर के ही मुसलमानों के साथ जोड़ दें या हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ जोड़ दें और उनको, मैं एक और अंग्रेजी का शब्द ले रहा हूं, डिमोनाइज करने की कोशिश की कि साहब इनकी वजह से कश्मीरी पंडितों के साथ ये हुआ, वो मुझे लगता है बहुत बड़ा अपराध है। क्या मुसलमान नहीं मारे गए कश्मीर में? क्या मुसलमानों ने अपने पंडित साथियों को, पड़ोसियों को बचाने का कोई कोशिश नहीं की होगी? क्या ये सब सच नहीं है? क्या सिखों को बचाने की कोशिश नहीं की? आज भी जो 6-7-8 हजार कश्मीरी वहां रह रहे हैं पंडित, अपने ही इलाकों में रह रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं संबंध तो ठीक होंगे मुसलमानों के साथ, तभी आपस में जी रहे हैं इकट्ठे। आप उन संबंधों को भी बिगाड़ रहे हैं और आने वाले सालों में जो सपना हम सबका है कि कश्मीरी पंडितों को वापस अपने अपने इलाकों में भेजा जाए, उस सपने को आपने आज तोड़ दिया। इस तरह का राजनीतिक विमर्श जो आप पैदा कर रहे हैं, उससे कहा जाता है कि आधा सच झूठ से भी कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। तो जो इस प्रचार के माध्यम से किया जा रहा है, वो आधा सच फैलाया जा रहा है। और वो आधा सच क्यों फैलाया जा रहा है? वो इसलिए फैलाया जा रहा है कि नफरत का एक माहौल पैदा किया जा सके। जिस चीज के लिए, जिन वाकयों के लिए, जिन हादसों के लिए, जिस त्रासदी के लिए आप सीधे सीधे पाकिस्तान का नाम ले सकते हैं, क्यों नहीं लेते? क्यों आप कश्मीर में जो एक बड़ी मुश्किल से जख्म भरे जा रहे हों, कई सरकारों ने उसमें मेहनत की कि उन जख्मों को भरा जाए, उन जख्मों को आप ना केवल कुरेद रहे हो, आप फिर से हिंदू वर्सेस मुस्लिम पैदा करना की कोशिश कर रहे हो कश्मीर में। आखिर आपकी क्या नीयत है? एक कश्मीर को आप पूरे देश में एक शोकेस बनाकर प्रस्तुत करना चाहते हो और पूरे देश में एक नफरत का माहौल पैदा कर रहे हो। ये एक पाप है, अपराध से कहीं ज्यादा अधिक। रूबिया सईद का जब अपहरण हुआ, 1989 की बात है, किसकी सरकार थी? विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी। कौन थे उसमें गृह मंत्री? मुफ्ती मोहम्मद सईद, डॉक्टर रूबिया सईद के पिता थे। फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे कश्मीर के। यह तथ्य बड़ा महत्वपूर्ण है। फारूक अब्दुल्ला बिल्कुल खिलाफ थे कि आतंकवादियों की जो मांग है, 5 आतंकवादियों को रिहा करने की, उनके साथियों को रिहा करने की, वो उस मांग के खिलाफ थे कि इसको नहीं मानना चाहिए। किसने उनको डराया, धमकाया और वो मांग मनाई? केंद्र सरकार के 2 मंत्री, 2 प्रतिनिधि केंद्र सरकार के, आरिफ मोहम्मद खान साहब जो आजकल भारतीय जनता पार्टी के गवर्नर हैं केरला में, और इंदर कुमार गुजराल साहब। ये दोनों उस वक्त मंत्री थे। इन्होंने जाकर फारूक अब्दुल्ला साहब को डराया। फारूक अब्दुल्ला साहब फिर भी नहीं माने, लेकिन आपने 5 आतंकवादी रिहा किए। ये बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है इतिहास का। वो ये ऐसा माइलस्टोन है कश्मीर के इतिहास का, जिसके बाद से कश्मीर के पंडितों पर या कश्मीर के मुसलमानों पर या कश्मीर के सिखों पर जो आतंकवादियों ने हत्याओं का दौर एक शुरू कर दिया, ये यहां से शुरू हुआ। तब सरकार विश्वनाथ प्रताप सिंह की समर्थन देने वाली भारतीय जनता पार्टी, क्या किया भारतीय जनता पार्टी? क्या समर्थन वापस लिया? बिल्कुल नहीं। क्या कोई आवाज उठाई? नहीं। आवाज किसने उठाई? आवाज उठाई राजीव गांधी ने। संसद का घेराव किया और तब जाकर पहली बार उनकी मांग मानी गई और कश्मीर में आर्मी गई और फ्लैग मार्च हुआ। ये एक ऐतिहासिक तथ्य है कि भारतीय जनता पार्टी नदारद थी जबकि सरकार का वो बाहर से समर्थन दे रही थी। चलिए, समर्थन वापस नहीं लिया आपने, आपकी कोई लालच या मजबूरी रही होगी। आपने क्या किया उस वक्त? क्यों 5 आतंकवादी रिहा हुए?
क्यों आपने आर्मी भेजने के लिए एक आवाज नहीं उठाई? बड़ा अजीब लगता है तुलना करना, लेकिन तुलना करना आवश्यक हो गया। 27 फरवरी 1991 जब सैफुद्दीन सोज साहब की बिटिया नाहिदा का अपहरण हुआ, उस वक्त प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर और समर्थन था कांग्रेस का। बाहर से समर्थन कांग्रेस दे रही थी चंद्रशेखर सरकार को। चंद्रशेखर सरकार ने आतंकवादियों की मांग मानने से इनकार कर दिया। उन पर दबाव आया, दबाव आतंकवादियों की तरफ से आया। एक और अपहरण कर दिया डॉक्टर शबनम लोन का। फिर भी चंद्रशेखर सरकार, जिसको कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था, नहीं मानी, आतंकवादियों को नहीं रिहा किया और इन दोनों महिलाओं को बिल्कुल सकुशल निकाल कर आए, चर्चा करके, वार्ता करके, दबाव डाल के आतंकवादियों पर, लेकिन उनके आगे झुके नहीं। यह तुलना बड़ी आवश्यक है। बीजेपी तब भी नदारद थी, बीजेपी उस वक्त भी नदारद थी जब सैफुद्दीन सोज साहब के वक्त थी और उससे पहले मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की बिटिया के वक्त थी। बीजेपी का कोई उसमें रोल नहीं था। तो अब आप आ जाते हैं और हिंदू मुसलमान करने के लिए अपना एक पूरी व्यूह रचना बनाते हैं। तो ये मुझे नहीं लगता कि इस देश के लिए, कश्मीर में जो बड़ी मुश्किल से जख्म भर रहे थे, उसके लिए भी अच्छा नहीं। आपने क्या किया कश्मीरी पंडितों के लिए? 8 साल आपको हो गए हैं, उससे पहले 6-6.5 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी को हो गए थे। क्या किया आपने कश्मीरी पंडितों के लिए? पैकेज कौन लाया? पैकेज डॉक्टर मनमोहन सिंह लाए। जिस पैकेज का आप बखान करते हैं कि आपने वहां फ्लैट्स बना दिए या कश्मीरी पंडितों को पेंशन, आप बताइए आपने क्या किया इसमें? ये सब तो डॉक्टर मनमोहन सिंह करके गए थे। कश्मीरी पंडित जो कई मुसीबतों के कारण वैली को छोड़ के जम्मू में आ बसे थे, वो किन मुश्किल हालात से गुजर कर रहे हैं। तो उस वक्त जब मैंने देखा तो मैंने भारत सरकार के अधिकारियों से और रियासती सरकार के कारकुनों से ये कहा कि हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम 2 कमरों के फ्लैट्स हर एक फैमिली को मिलने चाहिए। उसके लिए एक प्लान भी बनाया गया और ये मेरे लिए जानकर खुशी हो रही है कि उस प्लान का पहला हिस्सा 2100 फ्लैट्स अभी तैयार हैं। 2100 और फ्लैट तैयार हो जाएंगे और अप्रैल तक उनको अलॉट भी कर दिया जाएगा। तो इतिहास को तोड़ना मरोड़ना तो चलिए आपका पेशा है, लेकिन आधा सच जब आप इस तरह से फैलाते हैं, उससे आप इस देश में नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं। ये स्वीकार्य नहीं है। कश्मीरी पंडित भी आपको माफ नहीं करेंगे जिस तरह से आपने उनका सिर्फ इस्तेमाल किया। हर बार चुनाव से पहले इस्तेमाल करते हैं। एक भी काम नहीं हुआ मोदी सरकार में, बल्कि हमें इस सरकार से जुल्म ही मिले। जब ये सरकार आई तो पहले हमें उसी साल, जिस साल इनकी आई थी सरकार, पहले हमारा राशन बंद किया गया था। फिर हमने 3 महीने प्रोटेस्ट करके उस राशन रिलीफ को छुड़वाया। और अब जब आपको लग रहा है कि आने वाले कुछ राज्यों में भी चुनाव है, 2024 भी है, तो आपने इस पिक्चर को ही एक जरिया बना दिया नफरत फैलाने का। पाकिस्तान का नाम लीजिए ना, सब आपके साथ खड़े। पाकिस्तान का क्या रोल उस वक्त रहा पंजाब में आतंकवाद फैलाने का, या कश्मीर में उस वक्त उसी समय ये दोनों चीजें हो रही थी। चलिए, हमसे आप कुछ नहीं सीखना चाहते। अटल जी जब कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत की बात करते थे तो उन्होंने भी शायद थोड़ा प्रयास जरूर किया होगा कि जख्मों को भरें। आपने उस प्रयास को भी अंडू कर दिया है। उसके ठीक विपरीत जाकर आप फिर से जख्म फैला रहे हैं, फिर से आप नफरत फैला रहे हैं। इसका खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ेगा, पूरे देश को भी भुगतना पड़ेगा, लेकिन आने वाली कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। चुनाव जीतने के लिए आप कुछ भी कर गुजरेंगे। मुझे उम्मीद है शायद आप अगर जागते हैं 18 घंटे तो यही सवाल आपको जगा के रखते होंगे। पुलवामा में आरडीएक्स कैसे पहुंचा? क्यों डीएसपी दविंदर सिंह को बिल्कुल जाने दिया गया? क्लीन चिट, गायब, कोई इंक्वायरी नहीं। क्यों? किसका क्या रोल था? उनकी वो कठपुतलियों के धागे किसके हाथ में थे? ये सब सवाल भी देश आपसे जानना चाहता है। तो आप पिक्चर देखनी चाहिए, सबको देखनी चाहिए, सच बाहर आना चाहिए। इसमें किसी को कहीं कोई गुरेज नहीं होना, लेकिन पूरा सच सामने आना चाहिए। और उस सच के पीछे की जो मंशा है वह भी सबके सामने स्पष्ट होनी चाहिए। नफरत फैलाना बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि किसी को भी मंजूर होगा। कश्मीरी पंडितों के साथ जुल्म हुआ है। हमें मारा, हमें घसीटा गया, हमें वहाँ नारे लगते थे कि आप कश्मीर छोड़ दो। कश्मीर में कश्मीरी मुसलमान जो हिंदुस्तानी है उनको भी मारा गया, वो नहीं दिखाया गया है फिल्म में। और जो सिख मारे गए हैं वहाँ,
मिलिटेंसी की वजह से उसको नहीं फिल्म में जोड़ा गया है। मुझे लगता है कि इस तरीके की यदि पिक्चरें बनेंगे वो एक दूरियां पैदा करेंगे, उधर से भी तो इधर से भी।